गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। इसमें कुछ चीज़ें बची हुई जिसके बारे में यहाँ पे मैं क्लासीफाई करूँगा, उसके बाद चीज़ों को फाइनल कर दिया जाएगा। क्या क्या बचा हुआ है हम पढ़ेंगे लेक इकोलॉजी के बारे में कि लेक इकोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन और यूट्रिफिकेशन के बाद थोड़ा बहुत होता है आपका हार्मफुल अल्गल ब्लूम होता है। और उसके बाद अगर कुछ टॉपिक बच जाता है उसके बाद हम लोग इसमें मिसलिनियस टॉपिक को देखने के बाद इसको फाइनल कर देंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं लेक इकोलॉजी से। अब ये लेक इकोलॉजी का मतलब क्या है, एकदम टू द पॉइंट आते हैं। लेक इकोलॉजी का मतलब क्या है, एक तो ऐसे देखो, इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है एजिंग ऑफ लेक का मतलब क्या है कि जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं वो पैदा होने के बाद जवान होने के बाद मर जाएंगे। उसी तरीके से जो कोई भी लेक होती है वो पहली अपनी बचपने वाली अवस्था में होती है, फिर उसके बाद यौन अवस्था में आती है, फिर उसके बाद बुढ़ापे वाली अवस्था में आती है और वो खत्म हो जाती है। मतलब लेक एक समय के बाद आके वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रोसेस को एजिंग ऑफ लेक बोला जाता है। अब एजिंग ऑफ लेक कभी कभी बहुत स्पीड में हो जाता है, कभी कभी बहुत धीरे धीरे होता है। एजिंग ऑफ लेक जो होता है कभी कभी बहुत स्पीड में होता है और कभी कभी बहुत धीरे प्रोसेस होगा। अगर वो नेचुरल प्रोसेस के जरिए से हो रहा हो तो बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन जब उसमें मैनमेड कॉजेज ऐड हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत स्पीड में होता है। और इंडियन लेक्स के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो उनकी एजिंग हो रही है वो बहुत स्पीड में हो रही है, बिकॉज मैनमेड फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अब मुद्दा ये आ रहा है कि ये मैनमेड फैक्टर जो मैं बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली है क्या। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। एजिंग ऑफ लेक इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैनमेड फैक्टर है। अब यहां पर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैनमेड फैक्टर जो हम बता रहे हैं उसमें बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इतना अगर आप ध्यान में रखने का तो ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या होता है उसका मतलब, मैनमेड का मतलब होता है जो रिवर में न्यूट्रिएंट हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाए, बस यही प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर कोई एक रिवर है, जैसे आप हो, आपको खाने के लिए 2 रोटी रात में, सुबह नाश्ते में 2, दोपहर में 2। अब मान लो आपको जब बहुत ज्यादा खिला दिया जाएगा एक साथ तो होगा क्या, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी आपके? आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑबेस हो जाओगे, कभी कभी आपका डाइजेशन खराब हो, कभी कभी नहीं होगा ही होगा। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है। इसी तरीके से रिवर भी है, अगर उस रिवर में न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, एक्सेस मात्रा में पहुंच जाते हैं, तो रिवर जो आपकी लेक होती है, जो लेक में अगर न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा पहुंच गए तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और उसी प्रॉब्लम के आधार पर एक नया मैकेनिज्म आता है जिससे एजिंग ऑफ लेक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस और कितनी मात्रा में वहां पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, इसके आधार पर जो लेक होती है उनको 3 तरीके में डिवाइड किया जाता है। न्यूट्रिएंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट के आधार पर जो लेक होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहली कौन सी होती है, ओलिगोट्रॉफिक। दूसरी कौन सी होती है, मीजोट्रॉफिक, और तीसरी होती है यूट्रॉफिक लेक। अब ओलिगोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऐसी लेक जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में, लो मात्रा में। मीजोट्रॉफिक का मतलब है कि मॉडरेट फॉर्म में हो, और यूट्रॉफिक का मतलब है कि बहुत एक्सेस फॉर्म में हो। किसी भी लेक में ओलिगोट्रॉफिक अगर लेक है तो वो लेक बहुत अच्छी मानी जाती है कि उसमें न्यूट्रिएंट उतना ही है कि जितनी नीड है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन किसी वजह से, मैन मेड नेचुरल वजह से, उसमें जब न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाता है तो एक लेवल के बाद उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, मीजोट्रॉफिक। मतलब इसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट बहुत हो गया है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और जब न्यूट्रिएंट का कंटेंट बहुत हो जाता है तो ऐसी लेक को हम लोग क्या बोल देते हैं, यूट्रॉफिक। और इसी यूट्रॉफिक लेक, जो यूट्रॉफिक वर्ड पढ़ा है, ये वर्ड पढ़ा है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की वजह से,
या ऐसे बोल सकते हैं कि इसी यूट्रोफिकेशन जो वर्ड है उसकी वजह से लेक का नाम यूट्रोफिक रखा गया, या यूट्रोफिक लेक होने की वजह से उसका नाम यूट्रोफिकेशन रख दिया गया। डिस्कस का मुद्दा वो नहीं है। तो जब एक्सेस मात्रा में न्यूट्रिएंट पहुंच जाएगा तो उस लेक को क्या बोलेंगे, यूट्रोफिक बोलेंगे। और इसी यूट्रोफिक लेक से जुड़ा हुआ एक वर्ड होता है यूट्रोफिकेशन, जो कि आपकी बवाल की जड़ है। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब बस इतना होता है कि चाहे नेचुरल और चाहे आर्टिफिशियल किसी भी तरीके से जब किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट बहुत एक्सेस फॉर्म में पहुंच जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन। एक बार फिर से, जब चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, इन दोनों में से किसी भी वजह से जब न्यूट्रिएंट किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा पहुंचता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब इस यूट्रिफिकेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इस यूट्रिफिकेशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब उन्हीं प्रॉब्लम की वजह से हमारी यहाँ एजिंग बहुत स्पीड में होने लगती है। तो यूट्रिफिकेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसी की वजह से अलगल ब्लूम होता है। अलगल ब्लूम होता है। अलगल ब्लूम के बाद एक कंडीशन आती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन आती है। हाइपोक्सिया के बाद एक और कंडीशन होती है, प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग एनोक्सिया बोलते हैं। और एनोक्सिया के बाद क्या होता है कि जो रिवर होती है, जो वाटर बॉडी है या जिसको हम लोग लेक बोलते हैं, वो डाई हो जाती है। बस यहाँ पे यही देखना है। अब ये यूट्रिफिकेशन का पूरा एक मैकेनिज्म है कि ये किस तरीके से एक अच्छी खासी रिवर को, ओलिगोट्रॉफिक रिवर को मीजोट्रॉफिक में बदलता है, मीजोट्रॉफिक को यूट्रॉफिक में बदलता है, यूट्रॉफिक बदलने के बाद लेक ही खत्म कर देता है और वहां पर जमीन आ जाती है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फ्लो चार्ट है बहुत बेसिक सा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यूट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से। मतलब कि जो न्यूट्रिएंट होंगे वो नेचुरली भी आ रहे होंगे और आर्टिफिशियली भी आ रहे होंगे। तो नेचुरल न्यूट्रिएंट क्या है और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट क्या है, या आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचने वाले न्यूट्रिएंट क्या है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। नेचुरल का मतलब क्या हो गया, जैसे किसान खेत में खेती करता है तो खेती करने के बाद उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट डालता है, यूरिया डालता है और भी बहुत सारी चीजों को डालता है। तो वो न्यूट्रिएंट वहां पर है, लेकिन पूरे तरीके से प्लांट के जरिए से यूज थोड़ी ना होते हैं। बहुत सारा अनयूज उसी खेत में पड़ा रहता है। कभी कभी जो किसान होते हैं वो ना समझ की वजह से भी ऐसा करते हैं। ऐसा बहुत सारी चीजों में होता है। पहली बात, अब जब वो न्यूट्रिएंट उसमें पड़ा हुआ है, पानी बरसा, पानी बरसने के बाद वो न्यूट्रिएंट पानी के साथ बह के निकल गया, तो बहते बहते कहाँ जाएगा, जहां पर वो पानी डंप हो रहा होगा। और डंप होने की जगह क्या है, वही वाटर बॉडी, लेक, उसी लेक में पहुंचता है। एक तरीका तो नेचुरल वाला ही हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि आप लोग सीवेज होता है, आप अपना मलमूत्र अपने घरों में तैयार करते हो, तो वो सीवेज के जरिए से सीवेज का पानी कहाँ जाएगा भाई। तो सीवेज का पानी क्या होता है, सरकार बहुत अच्छी है ना, तो कभी कभी ट्रीट करके, कभी कभी ट्रीट ना करके डायरेक्टली वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में डालती है, चाहे रिवर में डाल दे या कभी लेक वेक में डाल देती है। तो आपका जो सीवेज पहुंचा उसमें क्या है, उसमें भी तो यही सारे मटेरियल अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। है गंदा लेकिन पाए जाते तो पाए जाते हैं। वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है, आपके लिए नहीं चाहिए लेकिन वो दूसरे प्राणियों ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा रिच होता है। तो यहां से भी पहुंचा, इसी तरीके से फैक्ट्री से भी जो कंटेंट पहुंचा उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारा पहुंचता कहाँ है, डंप कहाँ हो रहा है, लेक में। अब लेक में न्यूट्रिशन की जरूरत थी लेकिन इतनी नहीं थी कि जो बहुत ज्यादा आ गया। अब इसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एक्सेस में आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, जब एक्सेस में न्यूट्रिएंट पहुंचता है तो उस न्यूट्रिएंट का यूज करने के बाद जो वहां पर छोटी छोटी सी एल्गी वेल्गी होती ना, एल्गी वेल्गी, क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत होती है, एकदम से मोटा जाती है, बहुत तगड़ी हो जाती हैं। तो ये जो एल्गी होती है इनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है, इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है। ग्रोथ जो होती है वो बहुत रैपिडली होती है। अब जब इनकी ग्रोथ रैपिडली होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इसको कैसे देखते हो, और जब इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा रैपिडली होती है तो ग्रीन ग्रीन कलर की, ग्रीन कलर, कभी कभी रेड कलर, कभी कभी ब्राउन कलर, ये दिखने लगती, ऊपर की लेयर पे दिखने लगेगा कि भाई ये ग्रीन कलर की चाहिए। अक्सर देखा होगा वाटर बॉडी में काई जम जाती है, जिसको हम लोग काई बोलते हैं ना, तो ये क्यों होता है, ये एक्सेस न्यूट्रिएंट की वजह से ही होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी एल्गी की रैपिड ग्रोथ होती है और वो उसके अंदर लगता है कि एक पूरी चटाई बिछा दी गई ग्रीन कलर की, रेड ग्रीन की या ब्राउन कलर की, तो उसी प्रोसेस को हम लोग जब क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम, अब क्या था, पानी इससे पहले लेयर थी, लेयर
में सन की रेस पड़ती थी वो और पेनिट्रेट होकर नीचे चली जाती थी। अभी क्या हुआ है कि अलग अलग ब्लूम होने की वजह से जो सन रेज है वो जितनी दूर जानी चाहिए थी वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो अब क्या होगा, जब सन रेज नीचे नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नीचे नहीं होगी। जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की तो कमी हो गई है, एक्सेस ऑक्सीजन बन नहीं रही है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को डिकम्पोज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर रेस्पिरेशन का तो प्रोसेस चल रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन जितनी थी, अब एक्सेस एल्गी की ग्रोथ होने की वजह से उस ऑक्सीजन में कमी आने लगती है। अब ऑक्सीजन में कमी आने लगती है तो छोटे छोटे कंडीशन क्या होती है कि इतनी कमी आ जाती है कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन। और हाइपोक्सिया की कंडीशन का क्या मतलब होता है, जब किसी भी वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो हो वो 3 से लेके 4 ppm तक पहुंच जाए, 3 से लेके 4 ppm तक पहुंच जाए तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। यहां पर बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं वो मरना स्टार्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो चोकिंग की वजह से उनकी डेथ होने लगती है। अब क्या होता है, थोड़ी बहुत बची है, खाली 3 से 4 ppm ऑक्सीजन बची हुई है। अब ये क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे एनिमल अंदर ही मर गए। अब जो एनिमल मर गए हैं या ऑर्गेनिज्म मर गए, उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियल एक्शन होने लगते हैं। कुछ बैक्टीरिया बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लगते हैं। तो जब बैक्टीरिया उस डेड ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने के लिए भी तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अभी तक सुषुप्त बैठे थे, अब उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है अंदर, डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो अंदर होता है उसमें ऑक्सीजन की नीड और बढ़ जाती है, नीड और इंक्रीज होती है। जब उसकी नीड और इंक्रीज होगी तो क्या होगा कंडीशन, हाइपोक्सिया से कंडीशन क्या होती है, नियरली 0 ppm तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने का काम करने लगे, जो लोग हाइपोक्सिया की वजह से मरे थे। अब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो नियरली 0 ppm तक पहुंच जाती है। अब 0 ppm मतलब वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो नियरली क्या हो जाते हैं, डेड। मतलब कि वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जब वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, वहां पर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ना तो वहां पर बायोडायवर्सिटी, ना कुछ है, और धीरे धीरे लेक क्या होती है, डाई हो जाती है, डेड हो जाती है। और डेड हो जाने के बाद वही जो चीजें डेड ऑर्गेनिज्म वहां पर पड़े थे वो जमते पूरा पानी धीरे धीरे वेपराइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, पूरा पानी का मैकेनिज्म खत्म होता है। वही डेड ऑर्गेनिज्म और भी बाहर से चीजें आने के बाद वो धीरे धीरे पूरी लेक खत्म होकर एक लैंड की फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा होता है। तो कहां से स्टार्टिंग हुई, न्यूट्रिएंट की आने की वजह से, एक्सेस न्यूट्रिएंट आया नेचुरल और आर्टिफिशियल के जरिए से। जैसे जो एल्गी थी उसकी ग्रोथ बहुत रैपिडली हुई। अब एल्गी जो थी वो कई कलर में होती है, ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर में। तो अक्सर क्या होता है, ये दिखाई कैसे देगा कि एल्गी की और ग्रोथ हो गई है। आप कभी एक्वेटिक इकोसिस्टम पे देखोगे तो ऊपर की लेयर पे काई जम जाती है। तो जब काई जम जाएगी तो जो सनराइज थी वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी। जब नीचे नहीं पहुंच पाएगी तो अंदर फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुकेगी। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रुकेगी तो ऑक्सीजन का जो बनना है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो अंदर ऑर्गेनिज्म है वो तो रेस्पिरेशन तो कर रहे होंगे ना, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन अब नहीं बन रही है और जो अवेलेबल है वो भी खत्म हो गई। तो धीरे धीरे ऑक्सीजन 10 ppm से कम होकर कितनी आती है, 3 से 4 ppm तक आती है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोक्सिया बोलते हैं। इस पर आने के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं और काफी मर भी जाते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म मर गया उनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियल एक्शन होता है। अब बैक्टीरियल एक्शन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया लोगों को और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो बची कुछ ऑक्सीजन है वो भी धीरे धीरे नियरली 0 तक आती है। और 0 तक आने के बाद इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, जहां पर डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब कोई ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर रेस्पिरेशन भी खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो जितना भी बायोडायवर्सिटी वहां की थी वो पूरे तरीके से डेड हो जाती है। और वो जो मरे हुए चीजें वो दबते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लेक होती है वो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जमीन वहां पर क्रिएट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक, जहां पर वो पैदा होने के बाद जवान हुई, जवान होने के बाद वो मर जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया है, यूट्रिफिकेशन ने। और यूट्रिफिकेशन
यूट्रिफिकेशन दोनों तरीके से होता है। यूट्रिफिकेशन है क्या? किसी भी लेक या वाटर बॉडी में जब एक्सेस न्यूट्रिएंट आ जाए, चाहे नेचुरली चाहे आर्टिफिशियली, इस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। अगर हमने यूट्रिफिकेशन के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता तो हमारी लेक आज बच चुकी होती। फिलहाल अब यूट्रिफिकेशन, मान लो कि हमको ये पता चल गया कि यूट्रिफिकेशन हो रहा है या होने लगा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके बारे में मैं 2-3 चीज़ें बता सकता हूँ कि वो जो आपकी एल्गल ब्लूम आ गई हो उसको रिमूवल करवा दिया जाए। इसी तरीके से रिपेरियन बफर, रिपेरियन बफर का मतलब क्या है कि जो जैसे मान लो कि ये रिवर है और रिवर के बाद ये गंदा वाला सोर्स आता है, तो जहाँ से सोर्स से वाटर आ रहा है ना और जो रिवर है उसके बीच में एक बफर खोद दिया जाए, मतलब एक ऐसी नदी या गड्ढा टाइप का खोद दिया जाए ताकि जो वाटर आ रहा हो, गंदा वाला जो वाटर इधर वाले से आ रहा है ना, वो आके इसमें डंप हो और डंप होने के बाद फिर फ्रेश वाटर, चूंकि वो नीचे दब जाएगा, दबने के बाद जो फ्रेश वाटर रहेगा वो ऊपर की तरफ से रिवर में, मतलब आपकी लेक या रिवर में पहुंचेगा। तो रिपेरियन बफर हो गया और वहीं पर जाके बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको बताई थी ना कि हमने हाइपोक्सिया आपको बता दिया, एनोक्सिया बता दिया, डाई हो गई, एल्गल ब्लूम भी बता दिया था कि जब रैपिडली आपकी एल्गी की ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग एल्गल ब्लूम बोलते हैं। अब यहाँ पे 1-2 कॉन्सेप्ट हैं। एल्गल ब्लूम के बारे में बोला जाता है, एल्गल ब्लूम के साथ कभी कभी वर्ड यूज होता है हार्मफुल। हार्मफुल, हार्मफुल। क्या एल्गल ब्लूम हमेशा हार्मफुल है? क्या एल्गल ब्लूम की वजह से हमेशा प्रॉब्लम होगी? तो आंसर इसका होता है नहीं, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं है। एक्सेस ग्रोथ की वजह से हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी कुछ एल्गल ब्लूम ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से जो वहां पे बैक्टीरियल एक्शन होते हैं, बैक्टीरियल एक्शन होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं टॉक्सिक एल्गी वाली आ जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ये बोले कि एल्गल ब्लूम हमेशा ही खराब होता है तो उसका आंसर होगा नहीं। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन हमेशा ये नुकसानदेह नहीं होती है। कभी कभी एल्गल ब्लूम आपकी न्यूट्रिएंट भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि जब ऐसी एल्गी उग गई हो कि जिसमें कहीं ना कहीं टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हों, और उसको खा के जो छोटी मछलियां होंगी वो प्रॉब्लम में आएंगी, उसको खा के बड़ी मछलियां प्रॉब्लम में आएंगी, और बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का प्रोसेस चलने लगता है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट होती हैं। लेकिन अगर लॉन्ग स्टोरी में शॉर्ट में देखूं तो एल्गल ब्लूम क्या हमेशा हार्मफुल है? तो उसका आंसर है नहीं, कभी कभी ये हार्मफुल होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जब टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाने लगेंगे या टॉक्सिक प्लांट्स आ जाएंगे या टॉक्सिक एल्गी आ जाएगी तो वो हार्मफुल हो जाएगी, हमेशा हार्मफुल नहीं होती है। ये होता है। अब एक चीज मैंने आप लोग को और बताई थी कि एल्गल ब्लूम में जो एल्गी है वो कई कलर में होती है, जनरली ग्रीन कलर में, लेकिन 2 कलर और होते हैं, एक होता है ब्राउन और एक होता है रेड। तो इनके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, जब कभी भी ऐसा वर्ड यूज किया जाता है टाइड लगा होता, ब्राउन टाइड और रेड टाइड। ब्राउन टाइड, अब टाइड वर्ड लग जाए तो आप ज्वार भाटा मत समझ लेना, हर जगह टाइड का मतलब ज्वार भाटा नहीं होता, हर जगह टाइड का मतलब सफाई नहीं होती, लाइक कि चौक है ना, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर टाइड वर्ड जब कभी भी रेड टाइड लगा हो या ब्राउन टाइड लगा हो तो आप समझ लेना एल्गल ब्लूम के बारे में बात हो रही है। रेड टाइड क्यों बोला जाता है कि कभी कभी जब जो एल्गी होती है, कुछ एल्गी ऐसी होती है कि जो टेक्सचर रेड कलर का छोड़ती है, मतलब अगर आप उनको देखोगे तो वो रेड कलर का टेक्सचर को मतलब कि रिलीज करती है, आपको देखने में लगेगा रेड रेड कलर की लेयर ऊपर जम रही है, तो उसको हम लोग मिसनॉमर है, खाली नाम थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि रेड टाइड आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो रेड टाइड कुछ नहीं, रेड टाइड एक तरीके का मैकेनिज्म है, जब एल्गल ब्लूम में जो एल्गी होती है वो रेड कलर की हो जाए तो उसकी वजह से हर तरफ रेड ही रेड दिखाई दे लगता है, तो एक तरीके का मिसनॉमर है, मतलब कि खाली नाम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पर एल्गल ब्लूम हुआ है और जो एल्गी है वो रेड कलर की होती है, उसी तरीके से ब्राउन कलर की होती है। बस इतना सा है। अब इसके बारे में आपको क्या काम करना है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बहुत सारी बातें के बारे में डिस्कशन किया है। अब आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, अगर कुछ नहीं बचा होगा पोल्यूशन के ऊपर डायरेक्ट हम लोग आएंगे, पोल्यूशन के ऊपर आएंगे और पोल्यूशन को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट्स हियर, इट इज नॉट पॉसिबल, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसमें और भी अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें की जा सकती है तो अपने जो सजेशन है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा पर्पस आपसे ये नहीं कि हम सिलेबस आका कंप्लीट करा रहे हैं, हमारा मेन पर्पस ये है कि हम आपको कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन उसको इंश्योर कराने में थोड़ी सी मदद करें।
और इस बात की गारंटी 100% है कि चीज़ें आपके वे में ही बेहतर होंगी। एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी जल्दी ही, बहुत जल्दी जो इंस्टीट्यूट है वो एक बेहतरीन लेवल पे, देखिए इस पे तो हम नहीं कर सकते थे, आपसे श्योर नहीं कर सकते कि हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि ये बस एक डिस्क्रिप्शन के लिए है। लेकिन एक चीज़ की गारंटी हम 100% आपसे लेते हैं कि अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जो कि सीसैट का है। सीसैट में हम 100% आपसे गारंटी लेते हैं कि अगर आपने वो कोर्स को ज्वाइन किया तो आप 100% सीसैट में तो नहीं रुकोगे, नहीं रुकोगे, 100% आप नहीं रुकोगे। इस चीज की हमारी गारंटी। हम ये भी नहीं बोलते हैं कि आप 200 में से 150 नंबर ले आओगे, नहीं, हम बस इतना बोलते हैं कि आप 80 से लेके 100 मार्क्स इंश्योर कर लोगे। इस बात की गारंटी मेरी है, इस बात की गारंटी हम देते हैं कि 80 से लेकर 100 मार्क्स इंश्योर कर लोगे। बिकॉज इसको इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, बिकॉज कम समय में आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल जाए, मॉडल क्वेश्चन भी पता चल जाए, इसी तरीके से PYQs भी इसमें सारे आपके लग जाएं, ताकि आपकी सक्सेस यहां पर इंश्योर हो जाए। और उसके लिए हम एक मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं जो कि 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और एक मंथ में आपने अगर इसको फॉलो कर लिया तो आपका सीसैट कहीं पर भी नहीं रुकेगा। पर ध्यान रखिएगा, ये कोई फ्री कोर्स नहीं है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब इसकी पेमेंट कितनी होगी, बहुत मिनिमल रखी हुई है, क्योंकि क्वालिटी के साथ हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम लोगों ने देखा था कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको और नीड की ज़रूरत है। ऑब्वियसली आपने अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी इंश्योर करने के लिए GS आपका धरा का धरा रह जाएगा अगर आपने सीसैट को नहीं किया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिर्फ सीसैट नहीं है, सीसैट नहीं है, आपके साल भर का करंट अफेयर, जो 365 डेज का जो करंट अफेयर है, जिसमें होगा क्या कि 365 डेज में जो आपका प्रीलिम्स टेस्ट के लिए जो करंट अफेयर है वो भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे। PT 365 भी आपकी यहां पर कंप्लीट कराई जाएगी, इस बात का ध्यान। और PT 365 का मतलब क्या है, यहां पे PT 365 का मतलब ये नहीं कि पढ़ा दिया, नहीं, आप पढ़ते हो लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ स्किप होते हैं। हम PT 365 को और कंप्रेस कर देंगे। अगर 100 पेजेस की PT 365 आ रही किसी भी इंस्टीट्यूट की, हम उसको 10 पेज में लाने की कोशिश करेंगे, और वो 10 पेज आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली ये जितने भी कोर्सेज होंगे ये पेड होंगे, लेकिन इसके लिए आपसे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट ली जाएगी। अब वो मिनिमल कॉस्ट क्या होती है, उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए, आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। लेकिन जो भी प्रोसेस है वो 16 अप्रैल से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ वीडियोस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डालेंगे, जिसपे आप लोग क्वालिटी को चेक कर सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी दी जा रही है। उसके बाद वो ऐप के ऊपर डिलीवर किए जाएंगे। बाकी जो भी अपडेशन होगा आपको धीरे धीरे दिया जाने लगेगा। थैंक यू सो मच, एंड स्टॉप एंड खोखली बातें नहीं।